After the study of dimension of space, vector space, we shall study the dimension of vector subspaces. To study the dimension of vector subspaces, we shall understand it through some theorems. So the first theorem is, if W is a subspace of a finite dimensional vector space Vf, then prove that dimension of W is less equal to dimension of V. Moreover, W is equal to V if and only if W is equal to dimension of W is equal to dimension of V. So पहले आप ये समझिए कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है. इसमें ये लिखा है कि मेरे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है Vf और उसका सबस्पेस है W. तो प्रूव करके दिखाना है कि डायमेंशन W का डायमेंशन V से हमेशा कम या उसके बराबर होगा. सेकेंड पार्ट में ये प्रूव करना है कि W और V इक्वल हो जाएं तो इनके डायमेंशन भी सेम होंगी. तो पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं. क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल है इसलिए इसका डायमेंशन मैंने n लेट कर लिया. अब ये शो करूंगा कि W भी फाइनाइट डायमेंशनल है. इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से शो करूंगा इफ पॉसिबल. सपोज इट इज नॉट सो, दैट इज W इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल. अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है तो इसके पास एक इनफाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होना चाहिए. इसको मैंने लेट किया B1. अब B1 इसका W का इनफाइनाइट बेसिस है. तो बेसिस के एलिमेंट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जनरेट करते हैं, इसलिए B1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना पड़ेगा W में. Therefore B1 is linearly independent set in V, set V also, because it is linearly independent in W, then it should be linearly independent in set the V also. But this set B1 is infinite. Thus B1 is linearly independent subset of V having more than n elements. यहाँ पर जरा ध्यान से समझना है आपने. मैंने ये प्रूव कर दिया है कि B1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है V में, बट V तो फाइनाइट डायमेंशनल था और B1 जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, उसके पास तो मोर देन n एलिमेंट हुए. मोर देन n एलिमेंट इसलिए हुए क्योंकि वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है. इम्प्लाइज यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, B1 इज लीनियरली डिपेंडेंट. ये पिछली थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर कि अगर आपके पास n से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो आपको इस सेट को B1 को लीनियरली डिपेंडेंट करना पड़ेगा. Therefore B1 is linearly dependent, which is contradiction. Therefore our supposition is wrong. Hence W cannot be infinite dimensional. और अगर वो इनफाइनाइट डायमेंशनल नहीं है तो इसको फाइनाइट डायमेंशनल होना पड़ेगा. अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो लेट कर लो कि डायमेंशन W का P है. अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो P है वो लेस इक्वल टू n है. n क्या था? डायमेंशन था V वेक्टर स्पेस का. तो उसके लिए लेट कर लेते हैं B में P वेक्टर्स हैं W1, W2, so on WP, और ये बेसिस बनाते हैं W का. B therefore अगर ये बेसिस बनाता है तो B शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन W. अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है W में, बट W तो सबसेट है V का, इसलिए B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V. As you know that every linearly independent subset of a vector space can be extended to a basis. देखिए ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन लिखी है ये अगेन एक पुरानी थ्योरम है. आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी हम थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी थ्योरम्स का डायरेक्ट रिजल्ट हम वहाँ पे लगा देते हैं. तो यहाँ भी जो थ्योरम को इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस. So there exists a basis S of V such that B is a subset of S. देखो जो B था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था W में, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया V में. अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हुआ है, पर थ्योरम हमसे ये कहती है कि जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने में. तो मैंने इसको बेसिस बनाने के लिए एक्सटेंड कर दिया.
So there exists a basis S of B such that B is a subset of S. क्योंकि S को एक्सटेंड किया है B से. Therefore, number of elements in B should be less equal to number of elements in S because B is a subset of S. अब B में कितने एलिमेंट थे? वो तो P थे. और S में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? N. Therefore, P is less equal to N, but P was dimension of W, N was dimension of V. Therefore, dimension of W is less equal to dimension of P. तो यही पहली बात मुझे प्रूव करनी थी. सेकंड पार्ट में मुझे ये प्रूव करना है कि अगर V और W इक्वल हैं तो डायमेंशन भी इनके इक्वल होंगे. वो कैसे प्रूव होगा? पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि V और W इक्वल हैं. V और W इक्वल होने का मतलब है कि या तो W सबस्पेस है V का या फिर V सबस्पेस है W का. जैसे ही W सबस्पेस होगा V का तो हम ये कहेंगे कि डायमेंशन W लेस इक्वल टू डायमेंशन V. ये मैंने पीछे प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में. और अगर V सबस्पेस हुआ W का तो डायमेंशन V लेस इक्वल टू डायमेंशन W. तो इन दोनों से मैं ये कह सकता हूँ ऐसा दोनों साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकता, इसलिए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. दैट इज डायमेंशन V इज इक्वल डायमेंशन W इक्वल टू N से. ये फर्स्ट इफ पार्ट का यूज इस खत्म हुआ. अगेन अब क्या है कि मैं ये लेट करता हूँ कि डायमेंशन V डायमेंशन W के इक्वल है. प्रूव करके दिखाऊंगा कि V इक्वल टू W है. अब V इक्वल टू W तब होंगे जब इनके लीनियर स्पैन, इनके बेसिस के लीनियर स्पैन सेम हो जाएंगे. देखिए वो कैसे. लेट करो B बेसिस है W का. अगर B बेसिस है W का तो लीनियर स्पैन B का W के बराबर आएगा और B के पास n एलिमेंट्स आ जाएंगे. अब B तो सबसेट है V का, कैपिटल V का, एंड हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. देयरफॉर V शैल बी द बेसिस ऑफ B ऑल्सो. अगर B कैपिटल B V का बेसिस है तो इसका लीनियर स्पैन भी V के बराबर होगा. अब जब इसका लीनियर स्पैन V के बराबर है तो हम ये कहेंगे, यहाँ इन दोनों से देखो लीनियर स्पैन B का V के बराबर W के बराबर है, यहाँ लीनियर स्पैन B का V के बराबर है, इसलिए V और W इक्वल हो गए. तो इस तरह से इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हुआ. इस थ्योरम में आपने यही सीखा है, याद भी रखना है आपने, कि अगर मेरे पास W सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का तो डायमेंशन W लेस इक्वल टू V होगा. और अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों के डायमेंशन सेम हो जाएंगे. इसी तरह एक और थ्योरम है, इसका प्रूफ आपको खुद से लिखना है. बहुत ही बढ़िया ये थ्योरम है, आपको इसको याद करना अच्छे से. इसमें क्या है कि U1 और U2 अगर मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है VF के, तो प्रूव करना है कि U1 प्लस U2 भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा और डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U1 प्लस डायमेंशन ऑफ U2 माइनस डायमेंशन U1 इंटरसेक्शन U2. थैंक यू.